नमस्कार, मैं हूँ सरिता आपके साथ और मेरे YouTube चैनल रिवर ऑफ स्टोरीज में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज एक और कहानी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। दोस्तों, ये जो कहानियाँ होती हैं ये हमारे समाज का ही आईना होती हैं, कहीं ना कहीं किसी की जिंदगी से जुड़ी होती हैं। आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं आप मुझे ज़रूर बताएं मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या आप मुझे मेल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है riverofstories2020@gmail.com। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है कुछ तो लोग कहेंगे और इसे लिखा है अनिल माथुर जी ने। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। स्वाति, ओ स्वाति, मैं सब्जी मार्केट तक जा रही हूँ। तुम चल रही हो या कुछ लाना है तो बता दो, मैं ले आऊंगी। नहीं आंटी, कुछ नहीं लाना। शाम को शिरीष ऑफिस से आएंगे तो ले आएंगे। बल्कि आपको कुछ मंगाना हो तो बता दो, मैं उन्हें फोन कर देती हूँ, आपके लिए भी ले आएंगे। अरे नहीं बेटा, इसी बहाने मेरी थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है, विंडो शॉपिंग का लुत्फ भी उठा लेती हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, वापस आऊंगी तो मिलकर चाय पियेंगे। अपना गुलाबी रंग का स्टॉल झुलाती नीरजा आंटी निकल गई तो स्वाति देर तक उन्हें जाती हुई निहारती रही। कितनी खुशनुमा और बिंदास जिंदगी जी रही हैं आंटी। बेटी और दामाद इसी शहर में हैं, वे भी आते रहते हैं उनसे मिलने, लेकिन आंटी तो अपना सब काम खुद ही करना पसंद करती है। उल्टा अपनी बेटी और दामाद की भी मदद कर देती हैं। बेटा आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गया है, कुछ महीने में लौटकर आने भी वाला है। अंकल जी के अचानक गुजर जाने के कारण वह तो विदेश जाना ही नहीं चाहता था। आंटी के पास ही रहकर कोई नौकरी कर लेने का उसका मन था, लेकिन आंटी ने उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी और बोला कि जाओ विदेश जाकर पूरी पढ़ाई करके आओ। ये सारी बातें आंटी ने बातों ही बातों में स्वाति को बताई थी। अंकल जी को गुजरे भी लगभग उतना ही वक्त हुआ था जितना स्वाति के पापा को गुजरे हुए। स्वाति जब भी नीरजा आंटी को देखती, अचानक ही उसकी अपनी माँ का चेहरा उसकी आंखों के आगे उभर आता। ना चाहते हुए भी उसका मन दोनों की तुलना करने लगता। मेरी माँ आंटी की तरह क्यों नहीं रह सकती? उसे और उसके भाई को माँ को दुखी और उदास देखकर कितना कष्ट होता है। माँ ने खुद ही खुद पर ना जाने इतनी बंदिशें क्यों लगा रखी हैं। चार दीवारी में सिमटे रहना, ना अच्छा खाना खाना, ना अच्छा पहनना, ना हंसना, ना ज्यादा बोलना। स्वाति समझा समझा कर थक चुकी थी। माँ, पूरा 1 साल होने को आया है, आपको खुद को संभालना होगा, फिर से जीना सीखना होगा, अपने लिए, हमारे लिए। अभी स्वाति अपने मायके कजिन की शादी से होकर ही लौटी थी। उसकी माँ शादी के सभी फंक्शंस में बहुत ही बेमन से शामिल हुई थी। स्वाति और उसकी भाभी के लाख समझाने के बावजूद भी उसकी माँ फीके फीके रंग की साड़ियां ही पहने रही। चटक लाल केसरी रंग तो दूर, वह खुशनुमा गुलाबी या बसंती रंग भी पहनने को राजी नहीं हुई। आभूषण श्रृंगार तो छोड़ो, बेटी के लाड से माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाने से भी वह भड़क उठी थी। पागल हो गई है क्या? लोग क्या सोचेंगे? पर माँ, नीरजा आंटी तो, उनके गीत मेरे सामने मत गाया कर। तुम्हारे महानगरों में ऐसा होता होगा, यहाँ नहीं होता। वहाँ कोई किसी को नहीं जानता, कोई किसी की परवाह नहीं करता, लेकिन यहाँ सब देखते हैं, सब गौर करते हैं, सोचते हैं और मौका मिले तो मुंह पर बोल भी देते हैं। आसपास रिश्तेदार जमा थे, इसलिए स्वाति चुप लगा गई थी, लेकिन उसका मन बगावत पर उतर आया था। माँ, आपके सूने बाल और मांग देखकर ये गिद्ध की तरह देखने वाले लोग आपके दिल के सूनेपन से वाकिफ हैं। आपका अकेलापन, आपकी घुटन की परवाह है ही नहीं। आपके माइग्रेन, घुटनों के दर्द के बारे में कभी सोचते हैं वो? कभी डॉक्टर को दिखा लाने, दवा लाने या सिर दबाने का आग्रह करते हैं आपसे? आप एक स्वस्थ, सुखी और अच्छी जिंदगी जिएं, इसके लिए कभी कुछ पॉजिटिव बातें बोलते हैं आपको? नहीं ना? तो फिर इससे तो हमारे महानगर के लोग लाख गुना अच्छे हैं माँ।
वो कभी किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ाते। कौन कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, किससे मिल रहा है, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। वे सबको अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के हक के बारे में विश्वास रखते हैं। यहाँ तो उसने खुद परफ्यूम लगाते वक्त माँ पर हल्का सा छिड़क दिया तो माँ घंटों साड़ी मल मल कर उसे निकालने का प्रयास करती रही, बड़बड़ाती रही, सो अलग। ना समझे तू, किसी की नाक में इस परफ्यूम की हल्की सी भी सुगंध चली गई तो आसमान सर पर उठा लेंगे। कितना शौक था माँ को मटन बिरयानी का। घर पर खाना खाते हुए जब स्वाति ने जरा सी बिरयानी माँ की प्लेट में रख दी तो माँ ने प्लेट सरका दी। माँ, अब यहाँ कौन देख रहा है आपको? भगवान देख रहा है। तू मुझे पाप चढ़ाकर रहेगी। रोती हुई माँ खाना छोड़कर अपने कमरे में चली गई तो स्वाति की आंखें भी बरस उठी थी। बड़ी मुश्किल से फिर भैया और भाभी ने दोनों को मनाकर खाना खिलाया था। अब स्वाति माँ को कैसे समझाए कि उन्हें सारी दुनिया के सोचने और कहने की परवाह है, अपने बच्चों की नहीं। स्वाति उनके लिए सारी दुनिया से टकराने को तैयार है, लेकिन वह ही हर बार उसे पीछे खींच लेती हैं। स्वाति को याद है कि पापा के उन 12 दिनों में घर में रोज मिठाई नमकीन जब बनते थे और पड़ोसी रिश्तेदार ड्राइवर नौकर तक वो स्वादिष्ट खाना खाकर जाते थे, लेकिन खाने के वक्त माँ के लिए अलग से सादे खाने की थाली लगकर आती थी। एक बार सभी को गर्मा गर्म मूंग दाल हलवा परोसते हुए जब मैंने माँ की थाली में थोड़ा सा रखना चाहा तो दूर से ताई जी ने इतनी बुरी तरह से मुझे डांट दिया था। गुस्से से तमतमाती स्वाति उन्हें कुछ सुनाने ही लगी थी कि माँ ने स्वाति का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया था। फिर रात में अपने पास लेटी स्वाति को वो बहुत देर तक समझा रही थी। कुछ दिनों की बात है बेटा, फिर सब अपने अपने घर चले जाएंगे, तू थोड़ा धीरज रख। लेकिन स्वाति के धीरज का बांध जब तब टूट कर छलक उठता है। नहीं देख सकती वह अपनी प्यारी माँ को जबरदस्ती ऐसी जिंदगी जीते हुए। पापा चले गए तो क्या इसके लिए माँ दोषी है? इसी समाज में जब किसी आदमी की पत्नी चली जाती है छोड़कर तो उस आदमी के लिए तो इतने बंधन नहीं होते, तो फिर एक औरत के लिए क्यों? नीरजा आंटी को देखकर माँ के प्रति स्वाति की सहानुभूति और भी बढ़ जाती थी। उसे नीरजा आंटी से कोई ईर्ष्या नहीं थी, उसका आक्रोश तो समाज के इस दोहरे चेहरे से था। वह अपना गुस्सा कई बार आंटी के सामने बता चुकी थी और आंटी सुनकर हैरान रह जाती थी। कैसे और क्यों सह रही है स्वाति ये सब तुम्हारी माँ? रंगीन कपड़े नहीं पहनना, नॉनवेज नहीं खाना, श्रृंगार नहीं करना, शुभ अवसरों पर शामिल नहीं होना, मन का दुख दर्शाने के भला ये कौन से तरीके हैं? किसे फर्क पड़ रहा है? खुद को इस तरह से क्यों जिंदगी बिताने पर मजबूर कर रही हैं वो? मुझे तो नहीं लगता कि लोगों को कोई फर्क पड़ता होगा, बल्कि जिन्हें फर्क पड़ रहा है, जो उनके लिए परेशान और दुखी हो रहे हैं, यानी तुम, तुम्हारे घर वाले, और उन्हें तुम लोगों के बारे में पहले सोचना चाहिए। वे सोचती हैं आंटी, पर लोग। स्वाति शायद माँ के बारे में कुछ भी सह ना सकी, इसलिए उनके बचाव में उतर गई। जीवन साथी छीन कर नियति पहले ही उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कर चुकी है। उनके प्रति समाज इतना निर्दयी कैसे हो सकता है स्वाति? किसी को कुछ तो बदलना ही होगा, किसी को तो आवाज उठानी ही होगी। तो फिर क्यों ना तुम्हारी माँ ही ये शुरुआत करे? आंटी की आवाज में आक्रोश उतर जाता तो धीरे धीरे दुख में तब्दील होने लगता। एक ही नाव में सवार होने के कारण मैं तुम्हारी माँ का दुख अच्छे से समझ सकती हूँ स्वाति। तुम उन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ क्यों नहीं ले आती? सारी कोशिश करके देख चुकी हूँ आंटी, लेकिन वो घर से बाहर कदम रखने को तैयार ही नहीं है। स्वाति की आवाज में एक निराशा थी। आंटी ने उसका हाथ सहलाया और दिलासा दी, कोई बात नहीं स्वाति बेटा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपसे सब कुछ शेयर करके मन हल्का हो जाता है आंटी। माँ से तो ये सब मैं कह नहीं पाती। उम्मीद मत छोड़ो बेटी, शायद वक्त के साथ हालात संभल जाएं, सब खुद ब खुद ठीक हो जाए। स्वाति को दिलासा देती आंटी खुद अपनी बातों को लेकर कभी आशंकित हो उठती थी। खुले पैसे नहीं है मेरे पास, तुम रख लो।
ऑटो वाले का हिसाब करती नीरजा आंटी की आवाज स्वाति के कानों में पड़ी तो एकदम वह अपने विचारों से बाहर आई। चलिए आंटी, मैं आपका थैला ऊपर पहुंचा देता हूँ, ऑटो वाले ने कहा। अरे आंटी तो शॉपिंग करके लौट भी आई और मैं अभी तक यहीं खड़ी हूँ। चाय चढ़ा रही हूँ आंटी, सामान रखवाकर जल्दी आ जाना। स्वाति ने गमले से तुलसी के पत्ते तोड़े और रसोई की ओर बढ़ गई। तुलसी अदरक की गाढ़ी चाय के बगैर आंटी को संतुष्टि नहीं होती थी। अंकल के किस्से सुनाते हुए आंटी ने बताया था, यह ग्रीन टी का चोंचला तो मैं सवेरे सवेरे तुम्हारे अंकल के साथ पूरा कर लेती थी। फिर ऑफिस जाते वक्त वे ऊंची आवाज में मुझे सुना जाते थे, निकल रहा हूं मैं, अपनी रबड़ी चाय चढ़ा लो और काम पर लग जाओ। कभी हल्का सा सिरदर्द या बदन दर्द होता तो तुरंत मेरे लिए चाय चढ़ा आते। तुम्हारी दवा बनने रख दी है मैंने। बस एक चाय को छोड़कर हमारी बाकी सारी पसंद मिलती थी। हम दोनों को ही घूमना खाना पीना खूब पसंद था। बाजार खरीदारी करने जाना मतलब खाने की छुट्टी, या तो वहीं खा के आते थे या साथ में ले आते थे। मुझे हमेशा सजा सवरा देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उफ, आंटी की ये बातें याद करने लगती हूँ तो वहीं उलझ कर रह जाती हूँ। सच कितना सुकून मिलता है उनसे बातें करके। स्वाति ने चाय का पानी चढ़ा दिया था और अदरक कूटने लगी थी। अंकल को कभी देखा तो नहीं है, पर आंटी की बातें सुन सुनकर ऐसा लगता है कि वे आसपास ही हैं, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आंटी को खुश देखकर खुश हो रहे हैं। यादों की जुगाली के साथ साथ खूब दूध वाली चाय गाढ़ी होनी शुरू हुई ही थी कि नीरजा आंटी एक पैकेट थामे रसोई में आ गई। ला, एक प्लेट और कटोरी दे, गरम गरम सीख कबाब और चिकन टिक्का लाई हूँ। कबाब कॉर्नर के पास से गुजरो तो आदमी खाली हाथ लौट ही नहीं पाता। कटोरी में चटनी और प्लेट में प्याज के लच्छे सजाती आंटी ने गर्मा गर्म स्नैक्स प्लेट में निकाल लिए थे। वैसे तो इस कबाब वाले की सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन तेरे अंकल और मुझे ये दोनों चीजें बहुत पसंद रही है। और ताज्जुब की बात तो देख, विनी और दामाद जी को भी ये दोनों चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। कहते हुए आंटी ने एक कबाब तोड़कर चटनी में डुबोकर आधा स्वाति के मुंह में डाला और बाकी अपने मुंह में। वेरी टेस्टी आंटी, तो इसमें से आधे विनी दीदी और जीजा जी के लिए रख देती हूँ, बहुत सारे हैं ये। स्वाति निकालने लगी तो आंटी ने उसका हाथ रोक दिया। अरे पगली, ये तो तेरे पति और बच्चों के लिए हैं। विनी और दामाद जी के लिए पैकेट तो घर ही छोड़ आई हूँ। तू चाय छान कर ला, मैं तब तक विनी को फोन लगाती हूँ कि शाम को ऑफिस से आते वक्त इधर से होकर जाए। हाँ विनी, मोबाइल पर बात करती आंटी लॉबी में निकल गई थी। रसोई में चाय छानते वक्त स्वाति के हाथ पर थोड़ी सी गरम गरम चाय गिर गई तो वह एकदम चिल्ला उठी। आंटी हड़बड़ाहट में भागती हुई रसोई में घुसी और स्वाति का हाथ आटे के डिब्बे में डाल दिया। इससे फफोले नहीं पड़ेंगे और जलन भी तुरंत शांत हो जाएगी। अरे वाह आंटी, यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है। स्वाति को थोड़ी राहत महसूस हुई तो वो लॉबी में चाय लेकर आ गई। तेरे अंकल का आजमाया हुआ नुस्खा है। वैसे तो वो एक बरनोल की ट्यूब हमेशा रसोई में रखते थे। अंकल आपका बहुत ख्याल रखते थे ना आंटी। स्वाति चाय रखते हुए मुस्कुराई और साथ ही उसने कबाब की प्लेट भी आगे बढ़ा दी थी। बहुत ज्यादा उम्र के इस अंतिम पड़ाव तक आते आते लगभग हर पति पत्नी के संबंध ऐसे ही हो जाते हैं। सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर पूरा वक्त एक दूसरे के साथ बिताने का मौका जो मिलता है, पर अंदर ही अंदर एक आशंका 24 घंटे हमें डराए रखती है, यही कि अगर कोई एक चला गया तो दूसरा कैसे जिएगा। स्वाति एकदम सिहर उठी। पापा की विदाई और माँ के विलाप के सीन आंखों के आगे फिर से उजागर हो उठे, पर नीरजा आंटी एकदम सहज हो गई। पर बेटा, जिंदगी के इस सच से कब तक मुंह छुपाया जा सकता है। समझदारी तो धैर्य और बहादुरी से सच का सामना करने में ही है ना। जब हम आधे से ज्यादा जिंदगी बहुत ही हसीन पलों के साथ बिता लेते हैं तो जिंदगी के ये बाकी पल हम इतने भारी क्यों होकर बिताते हैं। क्या मुझे मायूस, रोता या उनसे बिछड़ने की अग्नि में जलता देख तुम्हारे अंकल खुश होते होंगे? बिल्कुल नहीं आंटी, स्वाति के मुंह से अचानक ही निकल गया था। यदि मैं उनके पसंदीदा रंग पहनूं,
अच्छा खाना खाऊं, घूमूं फिरूं, खुश रहूं तो उनको भी खुशी मिलेगी ना? हाँ आंटी, बिल्कुल मिलेगी। और मेरे बच्चों को भी मिलेगी ना? हाँ आंटी, उन्हें तो और भी ज्यादा खुशी होगी। स्वाति के मन की बात तुरंत ही उसकी जुबान पर आती जा रही थी। तो एक औरत के लिए अपने पति और बच्चों की खुशियों से ज्यादा और कोई चीज मायने रखती है, या समाज के लोग मायने रखते हैं? नहीं आंटी, परिवार की खुशियां ही सबसे पहले हैं। यह भी कोई पूछने की बात है? स्वाति खुश होने के साथ साथ हैरान भी थी। आखिर आंटी साबित क्या करना चाह रही थी और किसे? उसकी सोच से तो आंटी वाकिफ ही हैं। अच्छा, अब एक बात और बता बेटा, यदि लोग क्या सोचेंगे हम भी यह सोचने लगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? चाय का अंतिम घूंट खत्म कर आंटी टेबल पर कप रखने लगी तो पास रखा स्वाति का मोबाइल देखकर चौंक उठी। ओहो, अरे मैं तो बताना ही भूल गई, तुम्हारी माँ का कॉल था। मैंने एकदम उठाया ही था तो तुम चिल्ला उठी, तो मैं खुला छोड़कर ही भाग गई थी। चलो अब तुम अपनी माँ से इत्मीनान से बातें कर लो, मैं चलती हूँ। और हाँ, इतनी अच्छी चाय पिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मुस्कुराकर स्वाति को फोन पकड़ाते हुए आंटी निकल गई तो वह चक्की सी स्वाति उन्हें देखती ही रह गई। उसने फट से फोन कानों पे लगाया। हेलो माँ, कैसी हो माँ? माँ, तुमने फोन किया था, सुन रही हो ना माँ? हाँ मैं ठीक हूँ, और फोन बस वैसे ही किया था। वो तू मुझसे पूछ रही थी ना कि मेरे जन्मदिन पर किस रंग की साड़ी भेजे, तो तू हल्का नारंगी रंग भेज देना। ठीक है बेटा, अच्छा रखती हूँ। बात खत्म कर माँ ने झट से फोन काट दिया था। हैरान खड़ी स्वाति कभी फोन की ओर देखती तो कभी दरवाजे की ओर, जहाँ से अभी अभी आंटी बाहर निकली थी। क्या आंटी सचमुच उसे माँ के फोन के बारे में बताना भूल गई थी, या आंटी उसकी माँ को एक मैसेज देना चाहती थी? तो मेरी आज की कहानी बस यहीं तक। आपको कैसी लगी ये कहानी, कुछ तो लोग कहेंगे, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आप मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हैं जिसे मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊं, तो आप मुझे अपनी कहानी मेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है riverofstories2020@gmail.com। मेरी स्टोरी को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी लेकर फिर से आऊंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।